हेलो बच्चों, जय हिंद। हमेशा की तरह आपके लाए हैं सोल्जर एंट्री के 15 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। बच्चों, यदि आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये 15 क्वेश्चंस बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं और आप सभी बच्चों को कहेंगे पेन और कॉपी के साथ बैठिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं बच्चों, आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं और आप देखिएगा कि आपने इतने क्वेश्चनों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि बच्चों यहाँ आज का पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, साधारण ब्याज का है। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी धन का मिश्र धन साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 5,000 रुपये हो जाता है तथा 5 वर्षों में 7,000 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में आपसे मूलधन भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कोई पैसा है अपने पास, वह पैसा 3 सालों में 5,000 हो गया। पैसा क्या था हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जो भी पैसा था वही पैसा 3 सालों में 5,000 हो गया और वही पैसा बच्चों 5 साल में 7,000 हो गया। यानी कहने का मतलब समय बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ रहा है, बीच में तो हम पैसा जमा नहीं कर रहे हैं, बस पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि हमें जो एक्स्ट्रा मनी मिल रहा है बच्चों, वो हमारा इंटरेस्ट है। जैसे कि आपने देखा कि वही पैसा, जो भी आपके पास पैसा था, पैसा कितना था आपको ये नहीं पता, लेकिन जो भी आपके पास पैसा था यही बच्चों पैसा आपका 3 साल में जो है 5,000 हो जाता है और यही पैसा आपका 5 सालों में प्यारे बच्चों 7,000 हो जाता है। तो आपने क्या देखा, आपने तो पैसा एक ही बार जमा किया था, बस आपका टाइम बढ़ा, आपका 2 साल समय बढ़ा तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा मनी मिल गया। एक्स्ट्रा मनी इन द सेंस हम कह सकते हैं हमारा 2 साल का ब्याज है। और हम सभी को पता है कि साधारण ब्याज जो होता है बच्चा हर साल का बराबर होता है। अगर ये 2 साल का 2,000 है तो सिंपल सी बात है भाई, एक साल में हमें 1,000 ब्याज मिल रहा है कि नहीं। अगर बच्चों हमें एक साल में 1,000 ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 3 साल में हमें जो ब्याज मिला रहा होगा वो 3,000 मिला रहा होगा। और यदि हम मिश्रधन में से ब्याज को हटा दें, बिकॉज बच्चों ये हमारा पैसा 3 सालों में इतना हो गया था का मतलब ये हमारा अमाउंट था। अगर अमाउंट में से हम इंटरेस्ट को हटा देते हैं बच्चों तो जो पैसा बचता है हमारा प्रिंसिपल बचता है। यानी हमने पैसा 2,000 जमा किया था, 2,000 पे हमें एक साल में 1,000 ब्याज मिल रहा है, तो जस्ट इसका 50% है बच्चों। वैसे भी अगर आप निकालना चाहोगे जो आपका 1,000 रुपया है वो 2,000 का, यानी आपके मूलधन का कितना परसेंट है, तो बच्चों पता चला कि ये पैसा जो है हमारा इसका 50% है। यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 50% होगा और आपका आंसर क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन। तो कहने का मतलब क्वेश्चनों की समझ यदि आपको है, क्योंकि अर्थमेटिक मतलब बच्चों लैंग्वेज और अंकों से खेलना है। अगर आपने इनके शब्दों को समझ लिया, क्योंकि इस चैप्टर की बात करोगे तो मिश्रधन, ब्याज, साधारण ब्याज, मूलधन, यही सारे वर्ड्स मिलने हैं। इन शब्दों का मतलब आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। एक बार जाके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। बच्चों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर क्वेश्चन है, विनोद को इस शर्त पर नौकर रखा गया कि जिस दिन वह काम करेगा उसको 50 रुपये मिलेगा, परंतु जिस दिन वह काम नहीं करेगा उस दिन उस पर 5 रुपये जुर्माना होगा। यदि 30 दिन बाद उसको 950 रुपये मिले तो उसने कितने दिन काम नहीं किया। बच्चों, ये आपसे पूछा गया है, उसने कितने दिन काम नहीं किया। आपसे यह भी पूछ सकता था कि उसने कितने दिन काम किया। दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती थी। और बच्चों ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन खास तौर पे आपके एग्जाम में आते हैं और मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। देखिए क्या इस क्वेश्चन को आप बना पाते हैं, क्योंकि बच्चों जब आप क्वेश्चन को लगाते हैं, हमने सॉल्यूशन आपको दे दिया, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें सही हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको वहाँ पर अपना दिमाग लगाना पड़ता है, अपना माइंड लगाना पड़ता है और फिर आपको समझ में आता है कि वाकई में क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा है, हमारे लेवल का क्वेश्चन है। तो बच्चों जैसे यहाँ आप समझिएगा, अगर विनोद वहाँ पर काम करेगा तो उसको एक दिन का 50 रुपये मजदूरी मिलेगा, जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसका 5 रुपये जुर्माना काट लिया जाएगा। भाई उसने क्या किया, काम 30 दिनों बाद उसने काम कितना दिन किया आई डोंट नो, और कितने दिन नहीं किया ये भी हमें नहीं पता। बस ये पता है कि 30 दिन बाद जब उसको सैलरी मिलती है तो उसको जो पैसा मिला बच्चों मजदूरी के रूप में 950 रुपये मिला। 30 दिनों बाद जो उसको पैसा मिला 950। कहने का मतलब उसने 30 दिनों में कुछ दिन काम किया होगा, कुछ दिन नहीं किया होगा, तो कट कुट के उसका जो पैसा आया वो 950 रुपया आया। अब बच्चों समझो आप मेरी बात को, अगर वो पूरे महीने काम किया होता, 30 के 30 दिन प्रेजेंट रहता, एक भी दिन अपसेंट ना होता, तो उसको पर डे के हिसाब से जो उसकी सैलरी बनती वो 1500 रुपया बनती 30 दिन की, है कि नहीं।
लेकिन उसे मिला कितना, उसे तो मिला सिर्फ 950 रुपये, यानी उसे नुकसान कितने का हुआ, अगर नुकसान देखा जाए बच्चों उसे 550 रुपये का हुआ। मतलब उसकी जो सैलरी होनी चाहिए थी 30 दिनों की 1500 होनी चाहिए थी, लेकिन उसे पैसा कितना मिला, 550 रुपये मिला, यानी उसका नुकसान जो है बच्चों 550 रुपये का है। प्यारे बच्चों, अगर हम एक दिन काम पे नहीं आते हैं तो हमारा जो 50 रुपये मिलने वाला था वो तो हमारा कटा ही कटा, वो तो गया ही गया, प्लस 5 रुपये हमारा और काट लिया गया, यानी एक दिन का हमारा जो नुकसान है वो 55 रुपये का है। अगर आप ध्यान से देखो, यही होता है नेगेटिव मार्किंग। जब आप एग्जाम में परीक्षा देते हैं, वहाँ पर जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस क्वेश्चन को जिसको आपने गलत किया है उस पर जो नंबर मिलने वाला था वो नंबर तो गया ही गया, साथ में आपका नंबर भी कट जाता है। तो बच्चों वही बातें यहाँ पर हैं, हमें जो मिलता था 50 रुपये वो तो नहीं मिला, प्लस 5 और कट गया, तो एक दिन का जो हमारा नुकसान है बच्चों 55 रुपये है। अगर एक दिन का नुकसान हमारा 55 रुपये है और हमने टोटल जो लॉस सहा है 550 रुपये सहा है, इसका मतलब बच्चों हम 10 दिन काम पे नहीं गए थे, 10 दिन काम पे नहीं गए थे, 20 दिन हम काम पे गए थे। यानी बच्चों यही हमसे पूछा गया वो कितने दिन काम नहीं किया, तो हमारा आंसर 10 हो जाएगा। अगर पूछता कितने दिन काम किया तो हमारा आंसर 20 हो जाता है। और चालाकी देखिए बच्चों, यहाँ पर चालाकी यह है कि उसने 10 भी ऑप्शन भी दिया है, 20 भी दिया है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 10 होगा, 20 नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे कभी कभी होता है ना, सवाल को पूरा लगाने के बाद भी गलत कर जाते हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है, एक कार चालक आगरा से मथुरा के लिए चलता है, ठीक उसी समय दूसरा कार चालक मथुरा से आगरा के लिए चलता है। आगरा से मथुरा की दूरी जो है 60 किलोमीटर है। यदि पहला कार चालक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो दूसरा कार चालक किस गति से चले कि वह प्रथम कार चालक से आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर मिले। बच्चों क्वेश्चन कहने का मतलब है, आगरा से मथुरा के बीच जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का है। एक व्यक्ति है जो आगरा से मथुरा जाएगा, एक व्यक्ति है जो मथुरा से आगरा आएगा, ऐसा हमें सवाल में बोला गया है। आगरा और मथुरा ही है, हाँ सही है। अब क्या हुआ बच्चों, जो आगरा से चल रहा है व्यक्ति उसकी स्पीड 45 है, जो मथुरा से आएगा उसकी स्पीड पता नहीं है, लेकिन जो मथुरा से आएगा जब वो उधर से चलता है उसी टाइम आगरा वाला भी चलता है, दोनों सेम टाइम पे चलते हैं, लेकिन आगरा वाला सिर्फ 20 ही किलोमीटर चला है कि मथुरा वाला जाके उनसे आके मिल जाता है, क्योंकि आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पे दोनों लोग मिल जाते हैं। अब आप मेरी बात को समझिए बच्चों, अगर आगरा से मथुरा के बीच की दूरी, आगरा से बच्चों अगर मथुरा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, आगरा से मथुरा के बीच की दूरी अगर बच्चों 60 किलोमीटर है, और एक व्यक्ति की चाल जो आगरा से चल रहा है उसकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है, मथुरा वाले का स्पीड बताना है, और एक कह रहा है कि जो मथुरा से चलता है, देखो यहाँ लिखा है दूसरा कार चालक किसी गति से चले कि वह प्रथम कार चालक से आगरा से 20 किलोमीटर दूरी पर मिले। यानी बच्चों ये वाला इंसान जो भी यहाँ था, जो भी यहाँ व्यक्ति था, वो व्यक्ति चलना शुरू किया और सिर्फ 20 ही किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया था। कितना? सिर्फ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाया था कि इधर से मथुरा वाला व्यक्ति जो था वो चल के आके इनसे मिल गया। यहाँ पर ये चला और यहाँ आके मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब भी वो कॉमन सेंस के सवाल है, मतलब देख के आप सॉल्व कर लो, लेकिन लैंग्वेज अच्छे हैं बच्चों। जब सवाल को लगाओगे तो आपको पता चलेगा। ये बच्चों 20 किलोमीटर गया, इसकी स्पीड 45 थी, उतने ही समय में बच्चों, क्योंकि दोनों का चलने का समय सेम था, दोनों के चलने का समय सेम था, ये उतने ही समय में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। जितने समय में ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, उतने समय में ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी मथुरा वाले की जो चाल होगी बच्चों, आगरा वाले का जस्ट डबल होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। भाई इसकी स्पीड डबल रही होगी तभी तो इनसे डबल डिस्टेंस कवर कर पाया। ये 20 कवर किए, ये 40 कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या था कि मथुरा वाले की जो स्पीड रही होगी वो आगरा वाले से डबल रही होगी, और उसने उसी डिस्टेंस को उनसे डबल जो है कवर कर लिया। उन्होंने 20 कवर किया तो उसने उतने ही समय में 40 कवर कर लिया। बाकी बच्चों इन सवालों पे अगर हम d बराबर एस टी लगाएं, फार्मूला लगाएं, तब भी हो जाएगा, लेकिन जो सवाल हमारे कॉमन सेंस के हैं उन पे हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस,
एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो प्रॉफिट लॉस से डरते रहते हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है। सवाल में क्या करें आप समझिए कैसे करेंगे, बहुत आसान सवाल है। लेकिन मैं आपको एक बार ये भी कहूंगा कि वीडियो को रोक के सवाल को सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि सवाल कितना अच्छा है। प्यारे बच्चों, हमसे पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य ही तो पूछा गया है। दुनिया के जितनी भी चीजें होती हैं, कोई भी वस्तु है, हर एक वस्तु का प्राइस 100% होता है। मेरे हाथ में मार्कर है, इसका प्राइस जो भी होगा 100% होगा। हाँ, सामने मोबाइल रखी है, इसका प्राइस जो भी होगा 100% होगा। दुनिया की सारी चीज़ों का मूल्य बच्चों 100% होता है। वैसे हमने मान लिया जो भी वस्तु रही होगी उसका जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा बच्चा 100% रहा होगा। अगर इसी वस्तु को हमने बेच दिया और 20% हमने कमा लिया, इस पर लाभ कमा लिया, तो बच्चों सोचिए ना आप, अगर कोई वस्तु हमारे पास 100% की है, 20% प्रॉफिट लेके अगर हम उसे सेल करते हैं तो उस वस्तु को हम कितने में सेल करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, उसे हम सेल करेंगे 120% में, है कि नहीं? फिर कह रहा है यदि उसने वह 20% कम में खरीदा होता। ठीक है भाई, अगर हमने उसे 100 में लिया था तो हम 20% कम में खरीदते। मान लीजिए अगर उसे हम 20% कम में खरीदते तो प्यारे बच्चों उसे हम 80% में खरीदते। आखिर ये क्या है? ये भी क्रय मूल्य ही है, लेकिन नया वाला क्रय मूल्य है तो हम न्यू शिप लिख सकते हैं। बच्चों हमारे पास जो 100 रुपए के सामान था उसी को अगर हम 20% कम में सेल करें, कम में परचेज करेंगे तो 80% में परचेज करेंगे। अब बच्चों क्या कर रहे हैं? पहले की अपेक्षा 5 रुपए कम में बेच रहे हैं तो हमें 25% का फायदा हो रहा है। एक बात समझिएगा बच्चों, अभी हमने सवाल को लगाया नहीं है, हमने चीज़ों को लिखा है और चीज़ों को लिख के हमने सिर्फ यहाँ पर वही जो पढ़ा वही लिखा। अब हम सवाल को लगाने चल रहे हैं और देखिए कितने कम टाइम लग जाएगा। प्यारे बच्चों, कोई सामान 80% का है, अगर इसे 25% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो 80 का आप 125% निकाल लीजिए, डायरेक्टली इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। भाई 25 से काटेंगे 5 टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, 4 से काटेंगे 20 टाइम्स आएगा और 20 पंचे 100, यानी बच्चों जो हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया, न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, वो कितना आ गया? 100 आ गया। कहने का मतलब वस्तु को हमने 100 में लिया था, 20% प्रॉफिट बेचा 120 में, 20 कम में खरीदा, 80 में खरीदा, 25% फायदा लेके बेच दिया तो बच्चों 100 में बेच दिया। तो पहले की तुलना में कितने परसेंट कम में बेच रहे हैं? अगर बच्चों पहले की तुलना में देखोगे तो 20% हम कम में सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस वस्तु को 5 रुपए कम में बेचना पड़ रहा है। अगर 20% का वैल्यू बच्चों 5 रुपया है तो आप बताओ हमारा क्रय मूल्य क्या था? 100% था। भाई 20 को 100 बना दो तो 5 से गुणा कर दिया। प्यारे बच्चों 100% का जो वैल्यू आ गया 25 रुपया आ गया, यानी हमारा जो क्रय मूल्य होगा बच्चा वो 25 रुपया होगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप जरूर कमेंट में लिखिएगा और सवाल कैसे लगे ये भी लिखिएगा, कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए ये भी लिखिएगा। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। प्यारे बच्चों, प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे ना तो 101% डन है, कोई रोक नहीं पाएगा, सक्सेस पक्का मिलेगी। देखो बच्चों, अब इस सवाल को लगाएंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल है और मैं 101% कह रहा हूँ। आप सवाल को रोक के लगाइए एक बार, फिर आपको समझ में आएगा सवाल कितना बढ़िया है। और बच्चों आपको बता दें, सोल्जर एंट्री जैसे एग्जाम में जितने भी आपके एग्जाम होते हैं सोल्जर एंट्री के, उन सारे एग्जाम बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे हैं एक नगर में 40% लोग अशिक्षित है। भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया गाँव की जनसंख्या जो भी थी 100% थी। इस 100% में बच्चों 40% लोग क्या थे? अशिक्षित थे भाई, अनएजुकेटेड थे। ठीक है, अनएजुकेटेड थे। ओके बच्चों, अब देखो कह रहा है कि और 60% गरीब हैं। जो भी जनसंख्या है इसमें 60% क्या है बच्चों? पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं। अगर 60% गरीब हैं तो 40% कैसे लोग हैं? रिच लोग हैं भाई, अमीर लोग हैं। ठीक है, धनवान लोगों में 10% अशिक्षित हैं। प्यारे बच्चों, जो लोग धनवान हैं, जो अमीर हैं, उनमें 10% लोग अनपढ़ हैं, यानी अशिक्षित हैं। तो यानी कहने का मतलब अगर इसका 10% लोग अनएजुकेटेड हैं तो प्यारे बच्चों कितना होगा? 10% इसका 10% इसका 4 होगा। तो 4 लोग क्या है बच्चों? अनएजुकेटेड है। ठीक है, अनएजुकेटेड है। प्यारे बच्चों 40%, 100 का 40% कितना होगा? 40 ही होगा। अगर 40 लोग बच्चों अशिक्षित थे और उस अशिक्षित में 4 लोग बच्चों धनवान के हो गए, समझिएगा मेरी बात को। 100 लोग थे, 100 में 40% अशिक्षित थे। अब जो 40% अशिक्षित थे ना बच्चों, ये धनवान भी थे, गरीब थे, ये दोनों लोगों में थे। मतलब ऐसा नहीं वो 40% और आप सोचो 60 और 40 फिर से सर ने लिख दिया तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। वो 40% इन दोनों में कॉमन है, क्योंकि वो 40% अनएजुकेटेड हैं।
मतलब अशिक्षित लोग हैं। अशिक्षित की संख्या रिच वालों में भी है, पुअर वालों में भी है, तो वो यहाँ पर कॉमन है, उनको आप अलग कर दो। अब उनमें 4 लोग ऐसे हैं जो धनवान हैं, तो 36 लोग ऐसे रहे होंगे जो गरीब जनसंख्या से बिलोंग कर रहे होंगे। 36 लोग ऐसे हैं जो गरीब परिवार से हैं और अशिक्षित हैं। तो हमसे पूछा गया है गरीब जनसंख्या के कितने % लोग शिक्षित हैं, तो गरीब जनसंख्या के 36 लोग अशिक्षित हैं, जो कि बच्चों कुल जनसंख्या का 60% का वैल्यू है। अगर बच्चों हम 100% का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 6 टाइम जाएगा, 60% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। वैसे बच्चों 60 का 60% निकालोगे 36 से तो आएगा, तो 60% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। आपने से क्या पूछा था, कितने % लोग शिक्षित हैं, तो प्यारे बच्चों 36 लोग हैं, जो कि गरीब जनसंख्या का 60% है। क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है ए और बी एक साझेदारी में भाग लेते हैं जिनका निवेशित धन 5 और 6 के अनुपात में है, और 8 माह पश्चात ए पार्टनरशिप छोड़ देता है। यदि उनके लाभों का अनुपात 5 और 9 हो तो बी को धन कितने समय का प्रयोग, बी का जो धन था बिजनेस में कितने टाइम के लिए लगा था, अपने को ओवरऑल यही बताना है। अब आप समझिए मेरी बात को बच्चों, पार्टनरशिप का सवाल। पार्टनरशिप मतलब कम से कम 2 लोग, भाई एक लोग में कोई पार्टनरशिप बनती नहीं है। पार्टनरशिप का अगर फंडा क्लियर है बच्चों, कॉन्सेप्ट्स आपने क्लास में क्लियर कर रखे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं क्लियर है बच्चों, आइए क्लियर करिए यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स। अब देखो ना बच्चों, जैसे 2 साझेदार हैं, एक ए है और एक बी भैया है। इन लोग का जो पैसा लगा है 5:6 के अनुपात में लगा है, ठीक है, अच्छी बात है। इनका जो भी पैसा था 5:6 के अनुपात में था। 8 माह बाद ए ने अपना पार्टनरशिप तोड़ दिया, यानी 8 महीने तक का इनका पैसा ए का कहाँ लगा था, बिजनेस में लगा था। अब बी का कितना टाइम के लिए लगा था ए नहीं पता है, वही तो बताना है। तो बी का बच्चों टी मान लिया कि बी का जो पैसा लगा था वो टी टाइम के लिए लगा था। अब आप समझो बच्चों, जो कट रहा है रेशियो में काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 4 पंचे 20। और बच्चों रेशियो का मतलब बटा भी होता है, ए वैल्यू बटे में आ जाएगा 3t। यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, और प्रॉफिट का रेशियो अपने को गिवन है 5:9, इसके बराबर हो जाएगा बच्चा 5:9। 5 चौका 20 हो जाएगा, 3 तरक का 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, और टी बराबर बच्चों 12 माह आ जाएगा। 12 माह का मतलब, क्योंकि आप कैलकुलेशन माह पे कर रहे हो भाई, जब ए में अगर आपने टाइम से गुणा किया है और महीने में गुणा किया है, तो बी का भी जो कैलकुलेशन होगा बच्चों टाइम का, वो माह में ही होगा, मंथ में ही होगा, ईयर में नहीं होगा। तो 1 वर्ष होता है। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, 1 वर्ष होता है। 12 महीने में कितना साल, 12 महीना में 1 साल, जो कि आपका ए ऑप्शन था। एक आदमी, कोई आदमी अपनी संपत्ति का 1/7वां भाग अपनी पुत्र के लिए, शेष अपने पुत्रों में समान रूप से विभाजित किए जाने के लिए छोड़ जाता है। यदि प्रत्येक पुत्र का अंश पुत्री के संपत्ति के अंश का 2 गुना हो तो पुत्रों की संख्या क्या है। बच्चा अगर आपको फ्रैक्शन मेथड क्लियर है ना, ये सब सवाल देख के आप कर लोगे। मतलब आप लैंग्वेज समझ जाओ, कितनी बड़ी लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं है, आप सवाल को देखो और अपना आंसर कर लो। बस बच्चों यही मेन है। जैसे 1/7 बोल दिया बच्चों, नीचे का वैल्यू टोटल वैल्यू होता है, ऊपर का रिजल्ट होता है। यानी बच्चों हम क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे उस व्यक्ति के पास टोटल 7 यूनिट पैसा था, उसमें से 1 यूनिट उसने अपनी डॉटर को दे दिया। अगर एक हिस्सा उसने अपनी पुत्री को दे दिया, तो प्यारे बच्चों रेस्ट कितना बचा, अगर हम रेस्ट की बात करेंगे तो 6 बचेगा। अभी जो 6 बचा वो अपने पुत्रों में विभाजित करेगा, लेकिन उसने कंडीशन रख दिया कि प्रत्येक पुत्र का हिस्सा पुत्री का 2 गुना रहेगा। यानी पुत्री का अगर बच्चों 1 है तो पुत्र का 2 होगा। और 6 यूनिट को अगर हमें बच्चों 2-2 में बांटना है तो हम इसे सिर्फ 3 ही लोगों में बांट पाएंगे, बाकी लोगों में हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब उस व्यक्ति के 3 पुत्र थे बच्चों, क्योंकि 6 रुपए को हम 2-2 में बांटेंगे तो हम 3 लोगों में ही विभाजित कर पाएंगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन एवरेज का है, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। किसी क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है। प्यारे बच्चों कभी भी अगर औसत बोलता है ना कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो 5 संख्याएं 25 हैं। औसत के कॉन्सेप्ट को समझो। सारे क्वेश्चंस थॉट प्रोसेस विदाउट पेन एंड कॉपी होते हैं। एक भी क्वेश्चन में आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत ही रेयर क्वेश्चन होंगे जहां बच्चों आपको पेन और कॉपी उठाना पड़ेगा, नहीं तो सारे क्वेश्चन थॉट प्रोसेस पे। ये थॉट प्रोसेस क्या है, जैसे बच्चों हमने कहा ना कि अगर हमने कभी भी कह दिया कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं, 5 का औसत 20 है, तो सबका 20-20-20-20 है। अब जैसे यहां पर बोल दिया है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो सभी जितने भी लोग हैं हमने मान लिया सबकी एज 30-30-30 है, 10 लोगों की। अब कह रहे हैं यदि कप्तान की आयु को भी मिला लिया जाए तो क्या हो जाएगा, औसत 1 वर्ष बढ़ जाएगा। बच्चा अगर हम कप्तान को मिलाएंगे तो लोग कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। और औसत अगर 1 बढ़ेगा तो औसत 30 से कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी सभी लोग 31-31-31-31 के हो गए। अब भाई जो 10 लोग पहले थे वो तो 30-30 के थे ना, उनका जो 1-1 बढ़ गया, यानी 10 लोग का 10 बढ़ गया, वो तो कप्तान का है, तो कप्तान का भी 31 हो गया। लेकिन वो जो 10 दूसरों लोग का बढ़ रहा है वो भी कप्तान का ही है, तो 31 में 10 जोड़ दो, 41 साल कप्तान।
कप्तान कितने साल के? 41 साल के। बच्चों समझो, अब ऐसे भी समझ लो कि 10 लोग अगर हैं बच्चों, ये थॉट प्रोसेस था। अब आप बोर्ड पे देख लो, अगर 10 लोगों का औसत बच्चों 30 होगा तो कुल इनका योग कितना हो जाएगा? 300। भाई कप्तान भी आ गए तो लोग 11 हो गए, औसत हमारा एक बढ़ गया, 41 हो गया, बच्चों 31 हो गया। अगर हम गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 9 3। बच्चों ये कैलकुलेशन का ट्रिक है। आप देखेंगे बच्चों 41 का डिफरेंस है, जो बढ़ रहा है वो किसका बढ़ रहा है? भाई कप्तान का बढ़ रहा है। कप्तान के आने से तो औसत बढ़ा है, तो जितना बढ़ गया वो कप्तान हो गए, यानी कप्तान की एज हो गई बच्चों 41 वर्ष। क्लियर है? और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा वैसा, लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं, ये भी तो देखा करो ना, मॉडल पेपर किसका बन रहा है। भाई मॉडल पेपर आपका सोल्जर एंट्री का है, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे ना, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों। हो सकता है आपको आसान लगता हो, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, वीडियो को रोक के लगा के देखा करो सवालों को पहले, उसके बाद बच्चों ठीक रहता है चीजें। और आपके एग्जाम के लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन लाए जाते हैं बच्चों, जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं वैसे क्वेश्चन लाए जाते हैं ना। हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ रख दें तो आपके फिर मॉडल पेपर का मतलब क्या रह जाएगा? कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपके लेवल के क्वेश्चन लाते हैं, बहुत ना इजी ना बहुत डिफिकल्ट, मॉडरेट क्वेश्चन जैसे आपके एग्जामों में पूछ जाते हैं। प्यारे बच्चों अब इस सवाल को लगाइए। आपने आज तक जो फार्मूला पढ़ा होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा पढ़ा होगा, यही फार्मूला पढ़ा होगा। अब यहाँ पर जब हमें दो संख्याएं भी दे दे और लासा मासा भी दे दे और तीसरी संख्या पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? अब इसके लिए चाहिए एलसीएम का कॉन्सेप्ट। जब एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते रहेंगे, को प्राइम फैक्टर के बारे में जानते रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। फिर आपका सवाल देखिए कैसे बनता है। प्यारे बच्चों अब हम आपको इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्लास में यहाँ पढ़ा नहीं रहे हैं, तो बच्चों आप इसका सॉल्यूशन देखो। एलसीएम में कभी भी एचसीएफ से अगर हम बच्चों डिवाइड करते हैं तो हमें को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, इस बात को ध्यान देना। अगर ऑलवेज बच्चों एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट मिलते हैं। अब प्यारे बच्चों हमारा एलसीएम कितना है? 420, एचसीएफ हमारा 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। ये बच्चों हमारे को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे। अब अगर इनको हम को प्राइम फैक्टर करेंगे इनका, तो को प्राइम फैक्टर 2 होगा, 5 होगा और 7 होगा। भाई 2 पंचे 10 सत्ते 70 हो गया, ये इनके को प्राइम फैक्टर होंगे। और बच्चों एक बात ध्यान देना, कभी भी को प्राइम फैक्टर में अगर आप एचसीएफ से गुणा करते हो तो संख्याएं मिल जाती हैं। एचसीएफ से गुणा करोगे संख्याएं, एचसीएफ 6 है, 6 से गुणा करोगे, पहली संख्या 12, दूसरी संख्या बच्चों 6 पंचे 30, तीसरी संख्या बच्चों 6 से 42। तो प्यारे बच्चों दो संख्या तो आपको यहाँ दिया ही गया था। भाई दो संख्या कौन कौन से दिया गया था? 12 और 30। देखो वो भी संख्या अगर नहीं दी गई थी तब भी आप निकाल लेते, 12 और 30। और तीसरी संख्या क्या हो गई बच्चों? 42 हो गई, यानी आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। अब बच्चों ये देखो स्क्वायर रूट निकालना है। भाई इसका स्क्वायर रूट निकालना आप सवाल को देख के कर सकते हो, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना बच्चों। सिर्फ इसका फैक्टर करो, 5 तिहाई 15। बच्चों अगर और ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि इन दोनों का सम जो है बच्चों 8 के इक्वल हो जाए और आगे 2 होना चाहिए, 2ab का फॉर्मेट बनना चाहिए। डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3, यानी बच्चों आपका आंसर सी हो जाएगा। अगर इसे आप कॉन्सेप्ट से करते तो आप इस सवाल को यहाँ इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए। आप बच्चों क्या करते? √5 का स्क्वायर कर देते और प्लस √3 का स्क्वायर कर देते, तो √5 का स्क्वायर 5 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 5 3 मिला के कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस बच्चों अगर लिखेंगे तो 2√5 इंटू √3, भाई 15 को लिख सकते हैं 5 तिहाई 15 इस तरीके से बच्चों। अब आप देखो ना प्यारे बच्चों, ये √5 और माइनस √3 का होल स्क्वायर का फार्मूला ही नहीं है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, इस स्क्वायर से करनी फिनिश। हमारा आंसर क्या आ गया? √5 माइनस √3। तो प्यारे बच्चों इन सब के बहुत शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे जब बच्चों आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा। और चीजें क्लियर रहेंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन रखा है बच्चों, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। अगला स्टेप लिखते हैं 5 माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों, मसला लगाएंगे 3 माइनस। अब बच्चों ये बार कोष्टक है, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा कि यहाँ बार कोष्टक है। बहुत सारे बच्चे जिनको बार कोष्टक के बारे में नहीं पता होता है, बच्चों एक अपने आप में कोष्टक है। काफी लोग कहते हैं कि सर यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, 2 बार माइनस दे दिया है। ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, कोष्टक के अंदर है सिंबल। तो जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस का 6 हो जाएगा और ये जो हमारा कोष्टक है बच्चों ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये कोष्टक जो है हमारा खत्म हो जाएगा। हमने सवाल थोड़ा सा गलत लिख दिया यहाँ पर बच्चों 4 के बाद यहाँ पर हमारा 3 माइनस था और यहाँ पर हो जाएगा 3 + 6। ओके बच्चों, अब आप समझिए मेरी बात को। अब देखो बच्चों सिर्फ सॉल्व करना है, हम स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, सारे स्टेप को फॉलो कर लें ताकि एक बच्चे को समझ में आ जाए। बच्चों जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा यहाँ पर और हमारा ए ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। बच्चों 5 लिखेंगे माइनस 4 लिखेंगे और बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। और वही माइनस जब ब्रैकेट देखो यहाँ माइनस 6 आएगा, जब वही ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 5 माइनस
10 और लेस करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल में क्या करना है, यहाँ पर बच्चों बोला है कि यदि किसी ऋण का 3/4 भाग देने के पश्चात 500 रुपये बकाया है। अब बच्चों फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको बताया ना अभी कि जैसे हमेशा नीचे का वैल्यू टोटल वैल्यू होता है, ऊपर का रिजल्ट होता है। अगर भाई कोई बात फ्रैक्शन में कर दी गई तो सवाल उतना ही आसान हो गया। यानी बच्चों 4 रुपये का लोन लिए थे, 3 रुपया आपने पटा दिया, 4 रुपया बच्चों आपने 4 यूनिट्स लोन लिया था, उसमें 3 यूनिट आपने चुका दिया, तो आपके ऊपर कर्जा कितना बचा, 1 का बचा। भाई 1 का तो कर्जा आपके ऊपर बचा है, अगर आपने 3 पेड कर दिया है और कितना राशि बकाया है 500 रुपया बकाया है, तो 1 का मान बच्चों 500 है। पूछा है ऋण की राशि कितनी थी, तो ऋण की राशि बच्चों 4 थी। अगर 1 का मान 500 है तो प्यारे बच्चों 4 का मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो प्यारे बच्चों हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन बच्चों इस बार पिट के एग्जाम में आया था। जो पिट का एग्जाम हुआ था बच्चों आप सभी को पता होगा, उसके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया था, तो वैसा ही क्वेश्चन मैंने फिर से रख दिया है ताकि आप जानते रहो कि क्वेश्चन के लेवल बहुत स्पेशल नहीं रहते हैं। सारे एग्जाम्स जो हो रहे हैं बच्चों ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों को देखो कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों। जब इसे सॉल्व करोगे, इसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 27 जोड़ोगे तो यहाँ पर 196 आ जाएगा, बटे में 169 आ जाएगा। इधर आपने क्या लिखा है 1 + x/13। हम सभी को पता है बच्चों 14 का स्क्वायर रूट है, 13 का स्क्वायर रूट है, इस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। भाई जब इसे आप सॉल्व करोगे 13 का नम 13, 14 में से 1 13 जाएगा तो बच्चा 1/13 आ जाएगा, है ना। और यहाँ x/13 रहेगा तो 13 से 13 कैंसिल होकर x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 63, 64, ऐसा बच्चों सवाल आ जाता है और पूछता है किस संख्या से विभक्त होगा। इसके क्वेश्चन जब भी आएंगे बच्चों ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि अगर अभी हम कहें 10 किससे कटेगा तो आप कहेंगे सर ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। अगर हम 20 की बात करें तो बच्चा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। तो प्यारे बच्चों एक्चुअली में जब भी ये सवाल आएंगे ना, इनके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 की पावर अगर 61 सब में कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा, मतलब 4 ही बचेगा। यहाँ 4 की पावर 2 यानी 4 चौका 16, यहाँ 4 की पावर 3 यानी 64, यही तो बचेगा बच्चों। 4 की पावर 61 जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा हमारा 20 और 20 और 64 कितना हो जाएगा 84 और 1 85। अब यही देख लेना है ये संख्या किससे कटेगी 85, तो 85 बच्चों यहाँ 17 से कट रही है, तो हमारा 17 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ना है, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास कि दिए गए चित्र में वर्ग के विकर्ण और वृत्त के व्यास का अंतर बताइए। बच्चा वृत्त का व्यास, अगर वृत्त की त्रिज्या 10 है तो इसका व्यास तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही होती है। भाई ये कितनी होगी 20 होगी, तो वृत्त का जो व्यास हो जाएगा बच्चों 20 हो जाएगा। अब आप समझिएगा जो वृत्त का व्यास होगा वही वर्ग की भुजा होगी। अगर वर्ग की भुजा और वर्ग की भुजा सारी बराबर होती हैं, वर्ग की भुजा अगर बच्चों 20 है तो वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a होता है, √2a होता है, यानी a का मान हमारा 20 है और √2 हो गया। a हमारा वर्ग का विकर्ण हो गया और a हमारा वर्ग का व्यास, दोनों का अंतर, तो 20 कॉमन हो गया, √2 - 1 हो गया। तो बच्चों 20 गुणा में इसका मान होता है 1.41 - 1, तो बच्चों 20 × 0.41 आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का नम 2, 2 चौका 8, यानी बच्चों पॉइंट लग जाएगा। 8.2 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों होता ना सार्थक अंक, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू इसका हम आंसर ले लेंगे 8.3। हमारा किस ऑप्शन में है, यहाँ पर बच्चों हमारा सी ऑप्शन में है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों ये 15 क्वेश्चन सोल्जर एंट्री के जो थे आपको बहुत बेहतर लगे होंगे। कैसे लगे, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आप बताइएगा कि सवाल कैसे आपको लगे। सो बच्चों आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आपने एग्जामों में सफल हो और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।